हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे टीचिंग अफेक्टिंग फैक्टर्स, जो कि हम देखते ही आ रहे हैं, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो आज हम देखेंगे टीचिंग फैक्टर्स कौन से हैं जो टीचिंग में अफेक्ट करते हैं। वो है टीचिंग मेथड्स और मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, नॉलेज ऑफ मेथड्स। तो प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षण विधियों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। बेहतर परिणामों के लिए शिक्षकों को बच्चों की कला, अनुक्रमिक आयु और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षण के उपयुक्त तरीकों का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, शिक्षण टीचिंग मेथड्स जो हैं शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षण विधियों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। सबसे पहले तो बच्चों के कलानुक्रमिक, जैसे कि बच्चे की 8 साल की उम्र है, ठीक है, फिर उसकी मेंटल एज क्या है। मेंटल एज निकालने का भी जो फॉर्मूला है हमारी, उसे भी हम जानते हैं कि जैसे मेंटल एज और उसकी रियल एज डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वही उसकी कालानुक्रम मानसिक मतलब उसकी जो मानसिक एज है उसे कहा जाता है। तो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग उसका मानसिक विकास कितना हुआ है, उसके आधार पर शिक्षण की विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और हालांकि आमतौर पर उपयोग की जाने वाली विधियों का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो हम नीचे और इनके कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का वितरण। यानी जो भी हम अभ्यास करवाते हैं बच्चों को क्लास में, तो उसे कैसे करवाना चाहिए या बेहतर तरीका क्या है उसे समझेंगे। इसे द्रव्यमान वर्सेस अंतराल अभ्यास की विधि भी कहा जाता है। द्रव्यमान को क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड अ मेथड ऑफ मासेस एंड स्पेस प्रैक्टिस, ठीक है। द्रव्यमान और अंतराल अभ्यास की विधि भी कहा जाता है इसे। सीखना उस दर पर निर्भर करता है जिस पर व्यक्ति कार्य के साथ अभ्यास करता है। यानी बच्चा अगर कोई भी काम कर रहा है उसके साथ उसे अभ्यास भी करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में बच्चा एडिशन कर रहा है सपोज़, ठीक है, एडिशन कर रहा है तो बच्चा यहाँ पे अभ्यास भी करेगा कि 2 पेंसिल में 1 पेन मिला दी जाए तो टोटल कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा पढ़ेगा भी और अपने उस कार्य को, अपने उस काम का अभ्यास भी करेगा। आराम की अवधि के साथ पढ़े जाने वाले अभ्यास अंतराल की छोटी अवधि निरंतर या सामूहिक अभ्यास की तुलना में अधिक कुशल सीखने की अनुमति देती है। बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसे थोड़ा थोड़ा अगर विराम दे दिया जाए तो मतलब कंटिन्यू जो बच्चा पढ़ता है या एकदम समूह में बच्चे पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर शिक्षा उन्हें प्राप्त होती है जब उन्हें थोड़ा सा अंतराल मिल जाता है या थोड़ी सी अवधि या थोड़ी सी छूट मिल जाती है। वहाँ बच्चा रिलैक्स होकर और स्फूर्ति के साथ और अपनी उत्साह के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। संपूर्ण बनाम आंशिक अधिगम, होल वर्सेस पार्ट लर्निंग। पूरा पढ़ें या पूरे का थोड़ा, ओके, इसके ऊपर फोकस किया गया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सामग्री को समग्र रूप से सीखा जाना चाहिए या एक में संपूर्ण शिक्षण सामग्री समय सर्वर समय पर जा सकता है या एक समय में एक भाग ले सकता है। इसे टुकड़े टुकड़े अवधि में भी सीखा जा सकता है। तो देखिए, अगर कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसके टुकड़े टुकड़े करके भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, या बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर होता है तो बच्चे आधा आधा आंसर भी टुकड़े में भी उसे पढ़ सकते हैं। या टॉपिक भी बहुत बड़ा है तो उस टॉपिक को एक दिन पूरा ना करके उसके सब टॉपिक को एक एक टाइम में कंप्लीट किया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए। इस तरीके से टुकड़ों में भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि एक ही दिन में पूरा एक सब्जेक्ट मतलब एक पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए और बच्चों को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा ना होकर पूरा तो टॉपिक लेना है बट उसे टुकड़ों में बांट देना है अगर वो टॉपिक बहुत बड़ा है और बच्चों को समझने में डिफ़िकल्टी हो रही हो तो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। रिसाइटेशन, सस्वर पाठ, ठीक है। शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को सुरक्षित करने का एक तरीका सस्वर पाठ विधि का उपयोग करना है। एक बार किसी सामग्री को सीखने के बाद शिक्षार्थी उसका पाठ करता है और उसे जोर से याद करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे बच्चे सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करते हैं एक साथ, और ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है जब बच्चे एक साथ जोर से पढ़ते हैं, सक्रिय लेते हैं और सक्रिय भागीदारी की सुरक्षा करने में एक तरीका सस्वर पाठ है, ठीक है। तो यह भी विधि बहुत ही ज़्यादा
अच्छी है, जहाँ पे बच्चे स्वर पाठ करते हैं एक साथ जोर जोर से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, परिणाम का ज्ञान। ठीक है, अगर शिक्षार्थी को अपने इस मतलब कोई भी काम अगर बच्चे कर रहे हैं, जैसे कि अगर बच्चे एग्ज़ाम्पल में टाइप्स ऑफ ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस में, और फ्यूचर में फिर उन्हें जाके और भी ज़्यादा प्रकार के ट्रीज़ के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, या फिर उन्हें फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। इसकी अगर नॉलेज बच्चों को पहले ही हो जाए या इसका उन्हें ज्ञान हो जाए, तो बच्चे आज की जो टॉपिक है उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेंगे। तो परिणाम का ज्ञान यानी कि क्या परिणाम होगा आज के इस काम से, ये अगर बच्चों को पता रहे तो वो अपने आज के काम में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। शिक्षार्थी अपने प्रदर्शन में सुधार करता रहता है यदि उसे महारत के प्रत्येक चरण में सीखने में उसकी प्रतिक्रियाओं या उसकी प्रगति की शुद्धता के बारे में जानकारी दी जाती है। शिक्षार्थी अपने प्रयासों मतलब कि अगर उसे शिक्षा दे दी जाए कि आगे भविष्य में उसे इस काम से क्या प्रॉफिट है, तो वह हमेशा अपने आप को सुधारता रहेगा, उसमें अपने काम को बेहतर बनाता रहेगा। शिक्षार्थी अपने प्रयासों को बनाए रख सकता है यदि सीखने के दौरान उसे समय समय पर पता चल जाए कि उसने कितना अच्छा किया है या वह लक्ष्य कितनी दूर है। कोई अगर बच्चे के सामने एक टारगेट दे दिया जाए और उसे बताया जाए कि इसे उसे कैसे हासिल करना है या उसका प्रॉफिट क्या है इसे हासिल करने में, तो बच्चा बहुत प्रयास करेगा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और समय समय पर वो जानता रहेगा कि वो अभी कितनी दूरी पर है अपने लक्ष्य से। परिणाम का ज्ञान एक प्रोत्साहन बनकर सीखने में सहायता करता है। उसकी उपलब्धि के बारे में कुछ जानकारी सीखने में उसकी रुचि और प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करती है। अगर बच्चों को सही गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, सही नॉलेज मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, सही सोर्सेस मिल जाए, तो बच्चा अपने आप को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत करता है और यही चीज़ उसे प्रोत्साहित करती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है करके सीखना। शिक्षार्थी की भागीदारी केंद्रित महत्व की है, यानी बच्चा यहाँ पे केंद्रित है, ठीक है, करके सीखने में। बच्चों को कोई भी काम अगर उनसे करवा के पढ़ाया जाए तो वो उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और बच्चे हमेशा मोटिवेट रहते हैं या प्रोत्साहित रहते हैं। इसलिए छात्र को करके चीज़ों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह कार्य उनकी अधिक भागीदारी लाएगा, वे सीखने में अधिक रुचि लेंगे और इस पर अधिक ध्यान देंगे। इसलिए शिक्षक को छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए साधन और तरीके तलाशने चाहिए। टीचर्स को हमेशा देखने चाहिए कि क्या क्या साधन से जहाँ से बच्चे करके सीख सकते हैं या बेहतर तरीके से कैसे उनसे काम करवा कर उन्हें सीखा जाता है, इस पर टीचर हमेशा ध्यान दें। और करके सीखने में ही बच्चा सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, पद्धति की उपयुक्तता, सूटेबल ऑफ मेथड्स। तो कौन से मेथड्स बच्चों के लिए सूटेबल है वे देखने चाहिए। शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण की विधियों और अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक अनेक और विविध हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि क्लास में यूज़ करके बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दिया जा सकता है और इसे बहुत ही बेहतर शिक्षा अपनी जो अधिगम है क्लास कक्षा में उसे बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। लर्निंग बहुत ही असरदार बनाई जा सकती है और उसमें से कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि चर्चा विधि, बच्चों के साथ चर्चा की जाए। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन एग्जीबिशंस लगाने चाहिए, प्रदर्शन लगाने चाहिए जो भी बच्चे के अंदर कला है, गुण है, या फिर सब्जेक्ट वाइज एग्जीबिशंस लगाने चाहिए। व्याख्यान विधि, बच्चों को व्याख्यान देना चाहिए, देने का मौका देना चाहिए। परिणाम विधि, परियोजना विधि हो, ह्यूरिस्टिक, खोज विधि कहते हैं ह्यूरिस्टिक को, क्रमादेशित सीखने की विधि और खेल मार्ग विधि, कहानी कहने की विधि और क्षेत्र कार्य भ्रमण और यात्राएं। तो ये सारी विधियों का उपयोग करके बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाकर उनके अंदर इंटरेस्ट बनाए रखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षक और पर्यावरण से संबंधित कारक। ये कारक शिक्षण अधिगम परिणामों की प्रभावशीलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीचर और इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। भौतिक वातावरण मतलब जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, सामाजिक वातावरण, पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा है उनके प्रति, कक्षा की जो संस्कृति है, कक्षा में जो कल्चर है वो कैसा है, पाठ्यचर्या कैसी है, समय सारणी, उन्हें कितना समय दिया जा रहा है, और थकान आराम सीखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्हें
कितना आराम देना चाहिए, कितना उसे काम लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। टीचर्स के हर काम का और उनके इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा।